नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हॉट टॉपिक सेशन के नाम से जाना जाएगा। और इस टॉपिक में जो पहला टॉपिक है, इस सेशन में पहला जो लेक्चर है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। तो लगातार राजनीतिक गलियों में इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं कि यह सही समय है यूसीसी को लॉन्च करने के लिए, मतलब कि सिविल नागरिक संहिता को लॉन्च करने के लिए। तो इसके संबंध में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है और हमारी जो संवैधानिक सभा थी उन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किए और इसके संबंध में पॉजिटिव, नेगेटिव और आगे हम क्या कर सकते हैं और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसके बारे में आसानी से हम बात करेंगे, इजीली रूप से हम बात करेंगे। तो ताकि आप इस डिस्कशन को सुनने के बाद आपका कोई डाउट ना रहे और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है आप इजीली उसको टैकल कर पाए, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो या फिर मेंस की बात हो। ठीक है। तो काफी हॉट टॉपिक है, लगातार चर्चा में बना रहता है। आए दिन यूपीएससी में इसके द्वारा मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड से, सिविल नागरिक संहिता से आपको हर साल एक एक साल छोड़ के, 2 साल छोड़ के आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस बात को हम स्टार्ट करते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और संविधान में क्या प्रावधान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं और बहुत सारा जो ट्राइबल कल्चर हमको देखने को मिलता है। तो डिफरेंट और प्रत्येक धर्म के हमारे पास मैरिज डिवोर्स, उत्तराधिकार से संबंधित मामला हो, अडॉप्टेशन से संबंधित मामला हो, तो अलग अलग धर्म में अलग अलग इससे संबंधित लॉ हमको देखने को मिलते हैं। चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हो, पारसी से संबंधित बात हो, सिख से संबंधित बात हो, क्रिश्चियन से संबंधित बात हो, तो उनमें अलग अलग प्रकार के लॉ हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन संविधान ये कहता है आर्टिकल 44 के तहत कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए पूरी कंट्री को। चूंकि एक देश एक है, कंट्री के लोग एक है, तो उनके पास, उनके ऊपर एक ही कानून अप्लाई होने चाहिए, उसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा आर्टिकल 44 के द्वारा कहा गया, जो कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। तो डिबेट लगातार बनी रहती है कि इसको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और राजनीतिक मुद्दा भी बना रहता है और अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी सरकार से शिकायत करते हैं अगर आप इसको इम्पोज करेंगे तो हमारे जो अधिकार हैं आर्टिकल 25 के तहत, जो फंडामेंटल राइट हमको दिए गए हैं, वो हमारे धूमिल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे चलती रहती हैं। तो इससे संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संवैधानिक सभा थी, उनने अपने क्या विचार किए, विभिन्न जो हमारे आदर्श व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट पे इन्होंने कहा कि यूसीसी को अगर हम सिक्योर करते हैं फंडामेंटल राइट में, विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, इट इज अ डिसाइड दैट सिक्योरिंग ए यूसीसी बाज नॉट ए विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। तो मतलब कि इसको हम फंडामेंटल राइट में सिक्योर नहीं कर सकते, ऐसा निर्णय वहां पे लिया गया, क्योंकि हम इनको लीगली फोर्स नहीं कर सकते, उनके ऊपर थोप नहीं सकते, हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल की कमेटी ने कहा। फिर एक मेंबर थे नजरुद्दीन अहमद फ्रॉम बंगाल से, उन्होंने कहा कि अगर आप इसको यूसीसी को लेके आएंगे तो आर्टिकल जो 19 है, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्टिकल 25 है जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है, रिलीजन की, तो ये दोनों अधिकार क्या होंगे, बाधित होंगे, तो आप इनको थोप नहीं सकते। लेकिन एक मेंबर थे जिनका नाम था के एम मुंशी, उन्होंने कहा कि आप इसको अगर प्रमोट करते हैं, सभी लोग एक ही कानून से गवर्न होंगे, सभी के ऊपर एक ही प्रकार का कानून आएगा, तो इससे क्या होगा, देश की यूनिटी बढ़ेगी, देश की एकता अखंडता बढ़ेगी। और सबसे अधिक बात है जो मैरिज डिवोर्स मेंटेनेंस
अडॉप्टेशन से संबंधित मामला, प्रॉपर्टी से संबंधित मामला हमको देखने को मिलता है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है पर्सनल लॉ में, तो क्या होगा, इक्विटी फॉर वीमेन को एस्टेब्लिश हमको देखने को मिलेगा, महिलाओं को समानता का अधिकार हमको देखने को मिलेगा। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने कहा कि इसको जो भारतीय नागरिक हैं उनके ऊपर इंपोज नहीं करना चाहिए फोर्सफुली। ठीक है, तो ये तो हमने व्यू जाना कि संवैधानिक सभा ने यूसीसी के ऊपर क्या विचार रखे, तो आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके फेवर में बात करते हैं कि अगर मैं यूनिटी चाहिए, इन्फॉर्मिटी चाहिए, और हमारे पास पहले से क्रिमिनल और सिविल मैटर में एक ही प्रकार के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड हैं, तो क्यों ना हम इस प्रकार के जो सिविल मामले हैं, मैरिज से संबंधित मामला हो, मेंटेनेंस से संबंधित मामला हो, तो अलग अलग पर्सनल लॉ को हटाकर एक सिंपल सा हम कोड लेके आए और उसको अप्लाई करें, ताकि हमारे देश में इन्फॉर्मिटी और यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि दूसरी बात इसके फेवर में जाती है, सबसे अधिक भेदभाव हमको महिलाओं के साथ इसमें देखने को मिलता है, बहु विवाह की प्रथा देखने को मिलती है, डिवोर्स से संबंधित मामले देखने को मिलते हैं, मेंटेनेंस से संबंधित मामले देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होगा, जेंडर जस्टिस स्टेब्लिश होगा, मतलब कि लैंगिक न्याय स्टेब्लिश होगा, और जो जेंडर के प्रति स्टीरियोटाइप हमको देखने को मिलते हैं एग्जिस्टिस लॉ में, पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, तो इस प्रकार की चीजें क्या होंगी, खत्म होगी। दूसरी बात, हमारा भारत क्या है, सेकुलरिज्म है, तो इसमें विभिन्न धर्मों के अलग अलग लॉ कैसे, तो अगर हमें सेकुलरिज्म को और बढ़ावा देना है तो हमें एक कॉमन लॉ बनाना चाहिए, और वो कॉमन लॉ सभी सिटीजन के ऊपर अप्लाई होगा, ऐसा इन्होंने कहा। और वेरियस कम्युनिटी इंडिया में कहती हैं ऑल हिंदू आर नॉट गवर्न बाय द होमोजीनियस पर्सनल लॉ। तो फिर हिंदू कुल जो कोड बिल है, जो अभी इनेक्ट है, तो इसके माध्यम से जो छोटी छोटी कम्युनिटी हैं उनको पर्सनल लॉ की इजाजत क्यों दी गई है, तो वेरियस कम्युनिटी के माध्यम से अगर हिंदू किसी एक सिंगल कोड के माध्यम से गवर्न होते हैं, तो अलग अलग जो छोटे जो धर्म के लोग हैं वो किसी सेपरेट कोड के माध्यम से क्यों गवर्न होंगे, ये सारी बातें हैं। तो वेरियस कम्युनिटी इंडिया कहती हैं कि सभी को एक कोड के माध्यम से गवर्न करना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखें। सरिया एक्ट कहता है देयर इज नो यूनिफॉर्म एप्लीबिलिटी, इट्स कम टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ, और सरिया एक्ट 1937। तो सरिया एक्ट को हमको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, ताकि उन महिलाओं के अधिकार हमारे पास हो। हिंदू मैरिज एक्ट की बात है कि हिंदू से संबंधित मामले देखने को मिलते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी की बात, अनेक मुस्लिम देश ऐसे हैं जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करते हैं। ठीक है, तो भारत के पास तो पूर्णतः मुस्लिम देश नहीं है, ज्यादातर हिंदू वहां पे रहते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई होना चाहिए। तो ये सारी बातें इसके फेवर में हमको देखने को मिली। इसके अगेंस्ट में बात यह है कि भारत में विविधता में एकता की बात हम लेके चलते हैं, तो अगर हमको विविधता को संरक्षित करना है तो उनके पर्सनल लॉ को भी हमको संरक्षित करने पड़ेंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी क्या है, इंडिया में है। वेरियस कम्युनिटी में हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात हो, चाहे शेड्यूल 5 की बात हो, चाहे शेड्यूल 6 की बात हो, 5 की बात हो, शेड्यूल 6 की बात हो, आर्टिकल 371 की बात हो, आर्टिकल 371 ए की बात हो, आर्टिकल 371 बी की बात हो, तो उनके अलग अलग अपनी परंपराएं हैं, जनजाति समुदाय की अलग अलग परंपराएं हैं, नॉर्थ ईस्ट लोगों की अलग अलग परंपराएं हैं। तो अगर हम एक कोड इनके ऊपर इम्पोज करेंगे तो इनकी अंदर जो विद्रोही भावना है वो उत्पन्न होगी, तो अलगाववाद को बढ़ावा अधिक से अधिक मिलेगा, और जो हमारी डाइवर्सिटी यूनिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इसको उनके ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इन्फॉर्मिटी में हमें किसी भी व्यक्ति को फ्रेम नहीं करना चाहिए। इन्फॉर्मिटी सभी की बन की वन लॉ वन कंट्री, इस प्रकार की अवधारणा हमको लेके नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। कस्टमरी लॉ, जैसे मैनी ट्राइबल ग्रुप है, उनके पास बहुत सारी अपने कस्टम हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं,
और उनके अपने नीति हैं, नियम हैं, तो उनके ऊपर अगर हम इस प्रकार के लॉ इम्पोज करेंगे तो उनकी परंपराएं क्या होंगी, खत्म होने का प्रयास करेंगी, और जो हमारी विरासत है विविधता में एकता, वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर इस प्रकार की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, तुष्टिकरण की राजनीति हमको देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती है। आर्टिकल 25 वादा है कि आर्टिकल 25 ये कहता है कि राइट टू फ्रीडम है हमारे पास किसी भी रिलीजन को अपनाने की, उसके प्रति काम करने की। तो आर्टिकल 25 में हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, तो इसमें हमको बाधा देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, चाहे वो शाहबानो बेगमवाद हो 1985, चाहे वो सरला मुदगलवाद हो 1995, चाहे पोलो कंटिन्यूवाद हो 2019, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको अप्लाई कीजिएगा ताकि हमारे देश में इन्फिनिटी देखने को मिले, एक कॉमन कोड हमको देखने को मिले, ठीक है। तो आप इन बाद को केसेस को क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। दूसरी बात, लॉ कमीशन ने कहा है यूसीसी के बारे में, यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरी इन्फॉर्मिटी, मतलब कि किसी समानता को, मतलब कि एकता को सुनिश्चित करने के लिए यूनिफॉर्मिटी की आवश्यकता नहीं है, विविधता में भी एकता हो सकती है, ऐसा लॉ कमीशन ने कहा। और उन्होंने कहा है कि अभी ऐसी स्टेज नहीं है कि हम यूसीसी को क्या कर दें, अप्लाई करें। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि हमको जो भेदभावपूर्ण जो प्रैक्टिस है, प्रेजुडाइज प्रैक्टिस है, स्टीरियोटाइप है, जो पर्टिकुलर रिलीजन में हमको देखने को मिलते हैं, पर्सनल लॉ में हमको देखने को मिलते हैं, उसको स्टडी करनी चाहिए और उनको अमेंड करने का प्रयास करनी चाहिए। जैसे 3 तलाक को सरकार ने अमेंड किया, डिवोर्स से संबंधित मामले हैं तो उसको हमको अमेंड करना चाहिए, कोई भी मतलब कि स्टीरियोटाइप है उसको खत्म करना चाहिए हाल ही में। तो धीरे धीरे हमको स्टीरियोटाइप क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और सभी धर्मों में जो मैरिज की एज है उसको हमें 18 करनी चाहिए गर्ल्स के लिए, ठीक है। डिवोर्स जो प्रोसीजर है उसको सिंपल करना चाहिए। गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि अभी तक गवर्नमेंट ने किसी संबंधित कोई पैनल नहीं बनाया है, तो अभी स्टैंड हम क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। और 22 जो लॉ कमीशन है उसके अभी तक कोई चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया है, तो इस बात को भी आप देख सकते हैं। इसका चेयरमैन अभी अपॉइंट हो चुका है। उन चेयरमैन के आप नाम बताइए, इससे संबंधित कमेंट करके बताइए कि उन चेयरमैन का नाम क्या है, ठीक है। इसको अमेंड हो चुका है, इसको आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो, वे फॉर्ड में कह सकते हैं कि अभी विभिन्न समुदाय, विभिन्न लोगों से आपस में चर्चा करनी चाहिए, विभिन्न धर्म के लोगों से आपस में चर्चा करनी चाहिए, संवाद स्थापित करना चाहिए, और उनसे अपने जो पर्सनल लॉ है, मैरिज, अडॉप्टेशन, सक्सेशन, मेंटेनेंस से संबंधित जो हमें बहुत सारी स्टीरियोटाइप इसमें देखने को मिलते हैं, तो उन्हें सुधार की बात करनी चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप हमें ये सारे काम करने चाहिए कि ताकि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि सिविल नागरिक संहिता के जो पार्ट को आगे बढ़ सकें, और धीरे धीरे इस काम को करना चाहिए। और इसके संबंध में हम एक कॉमन लॉ कोड को न लाके कॉमन कोड ला सकते हैं जो कि मैरिज, अडॉप्टेशन, सक्सेशन, मेंटेनेंस की बात करता हो, ठीक है। जो महिलाओं के प्रति स्टीरियोटाइप हमको देखने को मिलते हैं उसको खत्म करता हो, और महिलाओं के सम्मान की बात है तो उसको भी हमको देखने की आवश्यकता है। विभिन्न समुदायों के लोगों से हमको चर्चा करनी चाहिए, बिना चर्चा किए कोई काम हमको नहीं करना चाहिए, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।